देखिए भाई, लेवल 1 और लेवल 2 जो है अपने 2019 के एचटेट कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं हम पहले। लेवल 3 अपना बचा है, उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। पीजीटी मतलब लेवल 3 आपका देखने में तो ऐसा लगता है कि आपके जो लेवल 1 और लेवल 2 थे उनसे डिफिकल्ट रहा होगा लेवल 3 मतलब पीजीटी आपका, बट उसका उल्टा था कि लेवल 3 जो था आपका वो आसान था कहीं ना कहीं। और उसका रीजन ये रहा है कि जो आपके पीआरटी और टीजीटी में थोड़ा सा वोकैब पर बेस्ड था आपका क्वेश्चन पेपर, बट पीजीटी का जो था आपका लेवल 3 था जो वो टोटली आपका ग्रामर पर बेस्ड था, ग्रामर पर बेस्ड था, बिल्कुल आसान था। चलिए देखते हैं एक बार। बात वही इंग्लिश अपनी स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 46 से। कॉपी पेन तैयार रखना भाई, कुछ भी नया मिले सीखने को नोट कर लेना एक बार। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है अपना इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 46 में, क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अंडरलाइंड इन द सेंटेंस गिवन एज ऑप्शन हैज बीन यूज्ड एज ए वर्ब, कि जो ऑप्शन 4 आपके पास दिए गए हैं और ये जो अंडरलाइन वर्ड्स कुछ हैं इसने जो अंडरलाइन कर रखे हैं, उनमें से कौन सा शब्द है अंडरलाइन किया गया जो एक वर्ब की तरह पे उस सेंटेंस में यूज किया गया है। मतलब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है, परफॉर्म से रिलेटेड 4 शब्द अपने पास दे रखे हैं, इन चारों में से जो वर्ब की तरह जिस भी शब्द की पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होगी हमें वो बताना है कौन से वाला था। देखिए सबसे पहले यूज्ड एज वर्ब, कौन सा वर्ब है भाई, ये चीज देखिए। द स्टेज परफॉर्मेंसेस आर कॉल्ड रासलीला। सबसे पहले एक चीज नोट करिए, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है आपके पास, ठीक है। दूसरा, आर्टिकल जब भी आते हैं वो किसी न किसी नाउन के लिए लिखे जाते हैं। एक चीज ध्यान रखिए हमेशा कि कभी भी आपके पास कोई आर्टिकल लिखा होगा वो किसी न किसी नाउन के लिए लिखा होगा। ये आर्टिकल है आपके पास, आर्टिकल के बाद में कोई ना कोई आपके पास नाउन जरूर लिखा होगा। हो सकता है वो तुरंत उस आर्टिकल के बाद लिखा हो या फिर बीच में कोई ना कोई एडजेक्टिव लिखा हो। आर्टिकल आएगा आपका, एडजेक्टिव आएगा, फिर कोई नाउन आएगा, बट आर्टिकल जो आएगा हमेशा किसी न किसी नाउन के लिए आएगा। ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी ये चीज को आइडेंटिफाई करने में। द सबसे पहले क्या है, आर्टिकल है आपके पास, किसी न किसी नाउन के लिए आया होगा। आर वर्ब है, कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका वर्ब का पोर्शन है, ठीक है, ये आपकी वर्ब है। उससे पहले जो आर्टिकल आया है द, ये किसी न किसी नाउन के लिए लिखा होगा। द परफॉर्मेंसेस आर कॉल्ड, तो परफॉर्मेंसेस जो लिखा है यहाँ पे आपके पास पक्का नाउन है ये, और उससे पहले जो स्टेज लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है। किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव लिखे जाते हैं तो एडजेक्टिव है ये, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन देखिए, दूसरे ऑप्शन में क्या कहा गया है भाई साहब ने, द परफॉर्मर्स एनेक्टेड, एनेक्टेड वर्ब है आपके पास, द फिर से आर्टिकल है और किसके लिए आया होगा, परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मर्स लिखे हुए हैं इसमें ये नाउन था आपके पास, ठीक है, इसमें भी नाउन था, सेकंड में भी नाउन है, थर्ड में देखिए ईच एक्टर, ईच डिटरमिनर का काम करेगा इधर, एक्टर नाउन होगा। परफॉर्म्ड कहां परफॉर्म किया, जैसे भी किया उसने आगे बता दिया जैसे तैसे करके। परफॉर्म जो है यहाँ पे वर्ब है आपकी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट को दिखा रही है, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे, इसमें जो वर्ब है परफॉर्म्ड, ये वर्ब की तरह यूज की गई है। फोर्थ ऑप्शन में आप देखोगे द परफॉर्मिंग, द है, परफॉर्मिंग उसके बाद लिखा हुआ है और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आर्टिस्ट। जो आर्टिस्ट है आपके पास, आर्टिस्ट क्या है, नाउन है भाई साहब, मान जाओ, अब भी नहीं, ये क्या है, नाउन है, ठीक है। और इससे पहले जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट कौन से, जो परफॉर्म कर रहे थे, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, परफॉर्मिंग फिर से क्या होगा आपके पास, एडजेक्टिव होगा इधर, ठीक है। फर्स्ट में परफॉर्मेंसेस नाउन था, परफॉर्मर्स नाउन था, परफॉर्मिंग एडजेक्टिव था और परफॉर्म्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म थी इधर। तो आपका सही आंसर जो होगा
थर्ड ऑप्शन, जहां पर जो अंडरलाइन वर्ड है एक वर्ब की तरह यूज किया गया। ठीक है, इजी था, आइडेंटिफाई करना सीखे इन चीजों को। एक सेंटेंस को टुकड़ों में तोड़कर फिर समझिए कि कौन सा शब्द इस सेंटेंस में किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई 47 में क्या है, ही सैड कॉन्ग्रेचुलेशन, उसने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, और बाद में क्या है, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है। सबसे पहले जो चौथा ऑप्शन होगा, क्या करना है इसमें, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बताना है। भाई सब डायरेक्ट में दिया था, इनडायरेक्ट में क्या होगा देखते हैं। ही इज सेइंग, ये तो ऑप्शन सबसे पहले कटेगा आपका। ठीक है, ही सैड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशन, उसने कहा नहीं था, उसने कॉन्ग्रेचुलेट किया था मुझे। ऐसा थोड़ी है कि उसने आके बोल दिया कॉन्ग्रेचुलेट, नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन उसने विश किया था मुझे, कुछ भी था उस केस में। और जो एक्सक्लेमेटरी साइन के हिसाब से एक्सक्लेम था, ये भी सही हो सकता था इस केस में, बट यहां पर जो कंजंक्शन था वो खा गए भाई सब, कंजंक्शन नहीं लिखा, सिर्फ उसकी वजह से ये ऑप्शन आपका कटेगा। और लास्ट में सिर्फ एक ऑप्शन बचता है आपके पास, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, कॉन्ग्रेचुलेशन विश किया, कुछ भी इस तरीके से। ठीक है, आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, डू यू यूजली गो आउट, विद इन की कोई सेंस नहीं है, इन सैटरडे इवनिंग नहीं आएगा, बचा आपके पास एट और ऑन। एट दिखाता है आपका कोई प्रिसाइज टाइम, कोई एग्जैक्ट टाइम हो तब आप एट का यूज करते हो भाई, जैसे एट 9 o'clock एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास है, उस केस में आप एट का यूज कर लेते हो। बट जैसे सैटरडे की इवनिंग है तो उस केस में आपको इन ही यूज करना पड़ेगा, ऑन, सॉरी इन कह रहा हूं, ऑन। डू यू यूजली गो आउट ऑन सैटरडे इवनिंग्स, विद इन की कोई सेंस में इन यहां पे आएगा नहीं, क्योंकि इवनिंग में हिंदी में तो मीनिंग निकालोगे आप चल जाएगा, बट इनका यूज कैसे किया जाता है टाइम के हिसाब से, वो चीज आपको पढ़नी पड़ेगी प्रेपोजिशन में। ठीक है, और एट जो है वो प्रिसाइज टाइम के लिए यूज किया जाता है, बचेगा आपके पास सिर्फ ऑन। 48 के बाद देखिए भाई 49, चूज द करेक्ट वर्ब, वर्ब देखनी है भाई, इस फिलिंग द ब्लैंक को कौन सी वर्ब फिल कर सकती है। माई फादर डैश फॉर दिल्ली यस्टरडे, सबसे पहले देखिए जो यस्टरडे है आपका, ये पास्ट का शब्द होता है, पास्ट की बात है, तो पास्ट के हिसाब से आपको वर्ब यूज करनी पड़ेगी, और पास्ट को दिखाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, हमेशा याद रखिए, खाली पास्ट को दिखाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका आंसर होगा। पास्ट है, फ्यूचर तो आएगा नहीं, लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो प्रेजेंट को दिखाती है, पास्ट को दिखाने के लिए सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म खाली। 50 देखिए भाई, 50 में क्या है, यू डैश कमांड दी गई है। देखिए मैंने कहा था ना कि जब मॉडल्स यूज किए जाते हैं, इसमें मॉडल्स को लेके कोई भी क्वेश्चन ये पूछेगा तो इंफॉर्मेशन देगा आपको कि किस हिसाब से, किस लहजे से, क्या इंटेंशन है आपकी, उस तरीके से आप मॉडल को यूज करिए। अब उसने कहा कि कमांड के तौर पे यूज करिए, यू डैश अपोलाइज, या तो तुम माफी मांगो, अपोलाइज करो, या फिर कॉन्सिक्वेंसेज फेस करो। कॉन्सिक्वेंसेज एक शब्द अच्छा है, मीनिंग ना पता हो तो नोट कर लीजिए। जब रिजल्ट्स होते हैं किसी चीज के बुरे परिणाम जब हो तो कॉन्सिक्वेंसेज जो शब्द है वो यूज किया जाता है कि या तो तुम माफी मांग लो भाई साहब, या फिर जो उसके बुरे परिणाम होंगे, जो रिजल्ट होगा उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, उसको फेस करने के लिए तैयार रहना फिर। ठीक है, कमांड है माफी मांगो, कुड पास्ट में, मैं पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, और मस्ट जो है कहानी फंसेगी आपकी मस्ट और शैल में। जब कोई चीज आपको ऐसे दिखानी हो कि जबरदस्ती आपको ये चीज करनी चाहिए, कि माफी मांगनी चाहिए या फिर तैयार रहना उसके लिए, कॉन्सिक्वेंसेज के लिए, तो उस केस में आप शैल का यूज करते हो। वैसे तो यू के साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का, आई, और वी के साथ शैल का। ठीक है,
बट जब कोई चीज बहुत जरूरी हो तो उस केस में ये पलटी मार लेते हैं, बाकी चीजों के लिए शैल चला जाता है और आई और वी के साथ में विल आ जाता है। ठीक है, जब चीजें बहुत जरूरी हो तो जरूरी है भाई माफी मांग लीजिए या फिर रिजल्ट फेस करना उस चीज के, तो शैल का यूज करना पड़ेगा आपको। उसके बाद 51 देखिए भाई। अच्छा, अगर मॉडल्स आपने नहीं पढ़े फिर इन चीजों में दिक्कत आती है कि पता नहीं मैं क्या बोल गया, आपको समझ आया नहीं आया। अगर मॉडल्स आपने पढ़े हुए हैं, ध्यान से तसल्ली से पढ़े हैं, अदरवाइज तो पूरी ग्रामर ही ध्यान से पढ़ी होनी चाहिए तसल्ली से, तब ये क्वेश्चन जो है सोल्व कर पाते हो आप, अदरवाइज दिक्कत आती है फिर। इसमें देखिए भाई क्या करना है, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन टू इंडिकेट द यूज ऑफ द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये नीचे वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा शब्द जो है एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। अ कूल ब्रीज ब्लू फ्रॉम द सी, छोड़ दीजिए, ब्लू वर्ब है आपके पास, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आर्टिकल है ए, अभी 2 मिनट पहले कहानी बताई थी, किसी ने किसी नाउन के लिए आया होगा। ब्रीज नाउन था आपके पास और ब्रीज कैसी, ठंडी। कूल ये क्या है, नाउन से पहले एडजेक्टिव लिखे जाते हैं, 2 मिनट पहले बताया था आपको। तो आंसर क्या होगा आपका, कूल जो है वो एडजेक्टिव की तरह यहां पे यूज किया गया है। ब्रीज नाउन था, ए आर्टिकल था और नाउन से पहले एडजेक्टिव कूल। हिंदी के तुक्के मत मारिए इसमें, इंग्लिश के हिसाब से जैसी चीजें लिखी जाती हैं वैसे पढ़िए, क्योंकि दोनों अलग अलग लैंग्वेज हैं, हिंदी अलग है आपके पास, इंग्लिश अलग है। 52 देखिए भाई। आइडेंटिफाइंग द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, की जो शब्द लिखा गया है अंडरलाइन पासिंग है वो क्या हो सकता है इन 4 ऑप्शन में से। सबसे पहले देखिए आई सी हिम, सी क्या है, वर्ब है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है उसका। ठीक है, इन्फिनेटिव क्या होते हैं, पहले दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आपसे, पीआरटी में भी और टीजीटी में भी। अब पीजीटी है इसमें उनसे अलग कुछ आया है। इन्फिनेटिव क्या होते हैं आपके पास, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहले वाले उसमें बता चुका हूं मैं। ऑब्जेक्ट, पासिंग ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट तो हिम बन चुका है भाई। बचा क्या आपके पास, जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल। जीरेंड क्या होते हैं, वर्बल नाउन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बने हों। ठीक है, पासिंग भी तो यही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बट ये वर्ब थी, ये इसका ऑब्जेक्ट आ चुका है यहाँ पे। ये किसी न किसी नाउन का काम नहीं कर रहा, अगर ये कोई न किसी नाउन का काम कर रहा होता तो हम पक्का इसको जेरेंट बोल देते हैं कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसी न किसी नाउन की तरह यूज की जाए, कहीं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह की जगह पे रखी जाए, तब वो जेरेंट बोल देते हैं हम उस चीज को कि वो जेरेंट है, या फिर वर्बल नाउन उसका जो टेक्निकल नाम होता है उसको वो भी बोल देते हैं। बट पासिंग माई हाउस, उसको देखा गुजरते हुए, तो इस केस में आपके पास ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर इज एम आर के साथ में आए तो बढ़िया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दिखाती है आपकी। अगर खुली आए जैसे यहाँ पे आई हुई है, या फिर स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, इससे पहले आ गई है वो, तो भाई वो खतरनाक होती है, या तो वो जेरेंट हो सकती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, उसको ध्यान से पढ़ना। फिर अगर नाउन की तरह यूज की गई है, नाउन की जगह पे यूज की गई है, तो जेरेंट बोल दीजिए उसको। अगर किसी एडजेक्टिव की तरह काम किया है उसने, तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या है, क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी इनके आंसर के हिसाब से, ये जो नोट था अंडरलाइन यहां तक नहीं था, ये सिर्फ यहां से अंडरलाइन था ये। ठीक है, और इसने पूछा है कि भाई जो अंडरलाइन इडियम है आपके पास उसका क्या मतलब है, अंडरलाइन इडियम। अब नोट तो इडियम में आएगा नहीं, ये ए चाइल्ड्स प्ले, ये एक इडियम होता है आपके पास कि जब कोई ना कोई टास्क ऐसा हो, कोई काम ऐसा हो जो बहुत आसान हो, उस केस में हम चाइल्ड्स प्ले की बच्चों का खेल है
कोई भी कर सकता है। तो वो जब काम कोई आसान हो आपके पास, उस केस में चाइल्ड्स प्ले इडियम का यूज किया जाता है और इसका मीनिंग होता है आपके पास अ वेरी इजी टू डू। ठीक है, अब जब इसने अंडरलाइन इसको कर लिया था यहाँ पे नोट को भी, तो उस केस में क्या बन गया था, ये उसका उल्टा बन गया था कि इजी नहीं है, फिर क्या बनेगा आपका डिफिकल्ट। तो उनकी गलती की वजह से सबको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिला था इस क्वेश्चन में। वो प्रिंटिंग मिस्टेक कई बार हो जाती है उनसे, बहुत एस्टैट पे तो बहुत बार होती हैं, कई बार देखी गई ये चीजें हैं। 54 में देखिए भाई, 54 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द ऑप्शन गिवन बिलो इलिस्ट्रेट्स द यूज ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब 2 तरीके की होती है आपके पास, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वो होती हैं जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले लेती हैं, इंट्रांजिटिव वो होती हैं जो वर्ब अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ना लें, उनको इंट्रांजिटिव वर्ब बोल देते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, चारों में से वर्ब को आइडेंटिफाई करिए और ये देखिए किस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है, अब देखिए द प्रिंसिपल होस्टेड वर्ब है, क्या होस्ट किया उसने, द फ्लैग, इसका ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ही इज रीडिंग वर्ब है आपके पास, क्या पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, इसका ऑब्जेक्ट है। अवर टीम वॉन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब है और वर्ब के बाद जीता क्या है, मैच जीता है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। देखिए ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। बट फायर बर्न्स, आग जलती है भाई, बर्न्स के बाद में कुछ लिखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है उसका, नहीं है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ। जैसे एक चीज और मैं बोल दूं कि बर्ड्स फ्लाई, पक्षी जो है वो उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई, फ्लाई वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ उसका। ठीक है, 55 देखिए भाई, द टीचर रोट डैश आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी ऑन डैश ब्लैकबोर्ड। ठीक है, आर्टिकल पिक करना है। सबसे पहले यहीं से हिंट लगा लीजिए कि आपके पास आउटलाइन लिखा हुआ है भाई, आउटलाइन किसी न किसी वोवल साउंड से स्टार्टिंग है इस शब्द की, साउंड की बात है, और यहाँ पे जो है आपका शब्द ओ लिखा हुआ है, वो भी वोवल ही है आपके पास, बट साउंड भी तो वोवल साउंड है, हमें साउंड देखनी होती है। उस केस में आर्टिकल एन लिखा जाता है। एन कहां पर है, सिर्फ एक जगह पे आपके पास, आंसर 2 है, बिना सोचे समझे टिक कर दीजिए, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, 56 देखिए भाई, 56 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ नाउन। जो शब्द है वो नाउन नहीं है, कौन सा नहीं है, एडवाइस नाउन होता है आपके पास, एक शब्द और होता है इसके जैसा, एडवाइस, मीनिंग दोनों का सेम होता है, सलाह, बट फर्क इतना होता है, याद रखिए, ये वाला जो सी ई है ये नाउन होता है आपके पास, और जो एस ई है ये वर्ब होती है भाई, कहीं दिख जाए आगे तो याद रखिए। डिवाइस, एक डिवाइस, ये भी नाउन है। राइस, चावल, अनकाउंटेबल नाउन है, कभी पढ़ोगे तो नाउन में पढ़ना, अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है। बचा आपके पास नाइस, बोल देते हो कई बार नाइस शर्ट, नाइस पेन, नाइट, नाइस कुछ भी, तो नाइस जो है, जैसे आपने बोला कि नाइस शर्ट, कुछ भी बोल दिया, तो शर्ट होती है आपके पास नाउन, और उससे पहले जो नाइस लिखा जाता है एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इस केस में पूछा क्या है कि कौन सा नाउन नहीं है, तो नाइस एडजेक्टिव होता है भाई साहब, तो नाइस क्या है, नाउन नहीं है। ठीक है, चौथा आंसर होगा आपका 57 भाई। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कौन सा है, बिगिनिंग, डबल ही नहीं आता, आई से बी के बाद आई नहीं लिखा जाता, ई लिखा जाता है बिगिनिंग, और डबल एन आता है इसमें, इधर भी नहीं है, इधर है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका स्पेलिंग है, सही कौन सी है ये बताना था सिर्फ। 57 हो गया भाई। 58 देखिए, रीडिंग इंप्रूव्स योर नॉलेज। अब देखिए वो चीज आ गई है आपके पास जो भी हमने पढ़ी थी कि वर्ब की फर्स्ट
फॉर्म प्लस में आईएनजी, 3 काम कर सकती है आपकी, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को दिखा सकती है, जेरेंड हो सकती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर सकती है। थोड़ी देर पहले देखा था कि जब किसी एडजेक्टिव का काम करे, नाउन ना हो, नाउन की जगह पे ना लिखी गई हो, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जब किसी ने किसी नाउन की जगह पे लिख दी जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब से बना हुआ नाउन वर्बल नाउन होती है उसी केस में। अब देखिए यहाँ पे आपके पास रीडिंग क्या करती है, आपकी नॉलेज इंप्रूव करती है, ठीक है। इंप्रूव्स वर्ब है आपके पास, उससे पहले उसका सब्जेक्ट लिखा होगा पक्का, ठीक है। और सब्जेक्ट कौन हो सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन जैसी शक्ल है नहीं इसकी, बचा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। काम किसका करिए, नाउन का, तो जेरेंड है पक्का। अच्छा पूछा क्या इसने, आइडेंटिफाई द जीरेंड, जीरेंड कौन सा है, रीडिंग है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही आंसर है भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में क्या पूछा है उसने, हाँ एक्टिव पैसिव पैसिव एक्टिव का खेल है, चेंज करना है, ठीक है। द भगवत गीता प्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ, ठीक है। मैं एक ही बात कहता हूं कि इन क्वेश्चन को सोल्व करने में आप वर्ब को 2 टुकड़ों में तोड़िए, ज्यादा खेल नहीं होता इस केस में, सिर्फ 2 टुकड़ों में तोड़िए। सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करिए, 3 सेकंड में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट्स है, प्रेजेंट को 2 टुकड़ों में तोड़ दीजिए, बी को इसकी ओरिजिनल फॉर्म जाती है, ये आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अगर मेरे हिसाब से आपने पढ़े हैं तो इजिली आप कर पाओगे, अदरवाइज आपने लंबे तरीके से पढ़ा है तो वैसे सोल्व कर लीजिए, ठीक है। बी प्रेजेंट्स में था, प्रेजेंट्स लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी प्लस सिंगुलर वर्ब थी, ठीक है। 2 टुकड़ों में तोड़ोगे, बी की इसको बेसिक फॉर्म जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंटेड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, ठीक है। बी की 3 फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से, इज एम और आर। सब्जेक्ट क्या बनेगा, ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ, ठीक है। सिंगुलर है, इज आएगा आपके पास, एम और आर कटेंगे। इज प्रेजेंटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म में जब प्रेजेंट को लिखोगे तो प्रेजेंटेड, कहां लिखा है देख लीजिए, इज प्रेजेंटेड लिखा हुआ है, हैज बीन प्रेजेंटेड काट दो, हैज प्रेजेंटेड ये भी काट दो भाई साहब, वाज प्रेजेंटेड, खत्म, आंसर बचा आपके पास 1, ठीक है। ज्यादा लंबा खेल नहीं है, सीधा करोगे आप, ये तो मुझे समझाने में आपको टाइम लग गया होगा थोड़ा, अदरवाइज जब आप खुद करोगे इस तरीके से 3 सेकंड, चौथी सेकंड नहीं लगेगी इसको सॉल्व करने में। देखिए भाई, आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड कौन से होते हैं, जो 2 शब्दों से मिलके बने हो उनको कंपाउंड शब्द बोल देते हैं। कौन सा होगा आपके पास, डेवलप एक वर्ब होती है, मेंट उसमें सफिक्स लगाया गया होगा, पावर फिल, पावरफुल, पावर के बाद फुल, चाइल्ड फिर हुड। बट 2 शब्द आपको कहां नजर आ रहे हैं, एक तो न्यूज और दूसरा पेपर, ये सफिक्स थे इन तीनों में, बट यहां पे 2 शब्द आपके पास जुड़े हैं, न्यूज और पेपर, न्यूज पेपर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कंपाउंड शब्द की तरह, ठीक है। तो चलिए भाई, थैंक यू, आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम वीडियो। देखिए इसमें टाइम भी कम लगा अपना सोल्व करने में, क्योंकि इजी था, एग्जाम इजी था, ठीक है। ठीक है भाई, बाय।